दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट नोबेल ऑडियो में स्वागत है। तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम मजबूरी में बंधा एक रिश्ता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक कार रुकती है। ड्राइवर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है। उसमें से दिग्विजय जी अन्या बाहर निकलते हैं। अन्या ने हल्के रंग की गुलाबी साड़ी पहनी है और उसके साथ गले में मंगलसूत्र और कानों में छोटी सी हीरे के इयररिंग, माथे पर छोटी बिंदी के साथ मांग में लाल सिंदूर, जो कि उसके चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए काफी है। दिग्विजय जी अन्या को आज एक खास शख्स से मिलवाने लाए थे। अन्या का मन नहीं था आने का, लेकिन वो दादाजी को माना नहीं कर पाए। अन्या कार से निकलकर एक नज़र उस बिल्डिंग को देखती। बिल्डिंग के सामने एक बड़े से बोर्ड पर नाम लिखा था, विंटेज वैल्यूएबल्स क्लब। अन्या नाम पढ़कर कुछ खास रिएक्शन न देते हुए दादाजी को देखती है, जो उसे अपने साथ चलने का कहते हैं। अन्या हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ अंदर जाती है। स्टाफ दिग्विजय जी को देख झुककर ग्रीट करते हुए कहते हैं। अन्या को सबका ऐसे बार बार झुककर ग्रीट करना थोड़ा अजीब लग रहा था। दिग्विजय अपने कदम जल्दी बढ़ाते हुए लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर जाते हैं। विंटेज वैल्यूएबल्स क्लब 4 मंजिल बिल्डिंग थी, जो काफी खूबसूरत और बड़ी थी। उसका इंटीरियर ऐसा था कि कोई भी उसकी खूबसूरती में खोने पर मजबूर हो जाए। 4th फ्लोर पर आते ही दिग्विजय जी एक बड़े से एरिया में अन्या को ले जाते हैं और वहां बैठे लोगों से कहते हैं, अब किसकी बुराई हो रही है। दिग्विजय जी की आवाज सुनकर सब पीछे पलटकर उन्हें देखते हैं और इसी के साथ सबके चेहरे की मुस्कान दुगनी हो जाती है। वहां बैठे आदमी और कुछ औरतें थी। कपड़ों और पहनावे से कुछ बड़े घर के तो कुछ मध्यम परिवार के लग रहे थे। उनमें से एक आदमी दिग्विजय जी की बात सुनकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अब तू आ गया है तो तेरी तो कर नहीं सकते। इतना बोल सब एक साथ हंसने लगते हैं। तभी सबकी नज़र दिग्विजय जी के बगल में खड़ी अन्या पर जाती है, तो सब उनके पास आते हुए कहते हैं, क्यों भाई दीनू, ये कौन है तेरे साथ? तू तो कभी किसी को यहाँ नहीं लाया। तो दीनू नाम सुनकर अन्या दिग्विजय जी का चेहरा देखने लगती है, क्योंकि जब भी रेहान उन्हें ऐसे बोलता था तो वो काफी गुस्सा होते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कोई गुस्से के भाव नहीं थे। दिग्विजय जी सबकी बात सुनकर अन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना, अगली बार अपने घर की रौनक को लेकर आऊंगा। तो ये है मेरी पोता बहू अन्या राय चौहान। उद्धरण चिन्ह। दिग्विजय जी की बात सुनकर सब हैरानी से अन्या को देखकर कहते हैं, क्या तेरे पोते ने शादी कर ली? ये बात अब तक न्यूज में क्यों नहीं आई? और तूने पार्टी भी नहीं दी। कब कैसे हुआ? किसी को अब तक इसकी खबर क्यों नहीं हुई? क्या तेरा पोता इसे भागा कर लाया है जो चुपचाप शादी करनी पड़ी? क्या तू परदादा बनने वाला है जो ऐसे बिना बताए शादी हुई? वहां खड़े सभी लोग एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। सबके ऐसे सवाल सुन अन्या को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसे बार बार रुद्र की बात याद आने लगी। अन्या का उदास चेहरा और भी उदास हो गया और वो धीरे से पीछे हट रही थी कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक कर्कश लेकिन प्यारी आवाज आई, चुप हो जाओ सब। ये आवाज सुन सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लेडी जो करीब 70 साल की होंगी, बाल सफेद, चेहरे पर उम्र का तकाजा लेकिन चेहरे पर गजब का तेज, सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी के साथ गले में मोतियों की माला। ये थी सियाता मेहता, मेहता परिवार की हेड और दिग्विजय जी की एक सबसे अच्छी दोस्त। वो अपनी पारखी नजरों से अन्या को देखते हुए उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अन्या का गाल छूकर प्यार से कहती हैं, अरे भाई कब क्या कैसे हुआ ये सब छोड़ो, देखो तो कितनी प्यारी बहू मिली है दिग्विजय को। आपका नाम क्या है बेटा? अन्या उनके ऐसा कहने पर हल्का मुस्कुराकर उनके पैर छूते हुए कहती है, अन्या। सियाता जी को अन्या का नेचर पहली नजर में पसंद आ जाता है। वो प्यार से कहती हैं, बहुत प्यारा नाम है। आप इन सब की बातों का बुरा मत मानना, इनकी तो आदत है फालतू बातें करने की। उद्धरण चिन्ह। सियाता के ऐसे कहने पर सबका मुंह बन जाता है। दिग्विजय जी के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ जाती है। सियाता दिग्विजय जी को स्माइल करते देख कहती हैं, वैसे मान गए तुम्हारी बहू भी नंबर 1 थी और अब पोता बहू में भी नंबर 1 है। दिग्विजय जी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहते हैं, तो फिर शर्त की बात मत भूल जाना। सियाता जी दिग्विजय जी को घूर कर देखती है, फिर अन्या को एक एक करके सबसे मिलवाती है। ये जगह एक क्लब थी, बिल्कुल अपने नाम विंटेज वैल्यूएबल्स क्लब के जैसी। यहाँ दिग्विजय जी के वो सारे साथी आया करते थे जो बचपन से जवानी तक उनके साथी रहे और वक्त और जिम्मेदारी में खुद के लिए समय नहीं मिला, इसलिए अब यहाँ सब इकट्ठा होते थे और बातों से साथ हर पल को जीते थे जो वो अपने जवानी में नहीं जी पाए। विंटेज वैल्यूएबल क्लब हाउस एक अलग दुनिया ही बन गई थी। कुछ लोग तो यहाँ रहते भी थे क्योंकि घर में वो सुकून नहीं था जो यहाँ मिलता था। अन्या खुशी खुशी सबसे मिलती है। सबको अन्या एक ही नजर में भा गई थी। सब दिग्विजय जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिग्विजय जी भी अपना सीना चौड़ा करके सबको देख रहे थे। कुछ ही पल में सब आपस की बातों में मशगूल हो गए।
सबने अन्या को अपनी पुराने दिनों की बातें बताई, जिसे सुनकर अन्या कभी हम सती खिलखिलाती तो कभी मुस्कुरा देती थी। कुछ पल बाद अन्या क्लब देखने के लिए निकल गई, तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है। अन्या अपनी नजर उठाकर जब सामने देखा तो सामने एक 26 से 27 साल की उम्र का लड़का अन्या को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। वो लड़का दिखने में टॉल और हैंडसम था और उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी जिसमें कोई भी लड़की डूब सकती थी। अन्या एक नज़र उसे देखती है, फिर अपनी नज़रें फेरकर सॉरी कहकर आगे चल देती है। वो लड़का अन्या को बस चुपचाप जाते हुए देखता रहता है। अन्या घूमते घूमते एक हॉल में आती है जहां ढेर सारे छोटे पौधे लगे थे। उस जगह को काफी खूबसूरती से सजाया हुआ था। ये जगह अन्या को काफी पसंद आती है क्योंकि उसे बचपन से नेचर से प्यार था। तभी उस क्लब का मैनेजर वहां आता है और अन्या को ऐसे घूमते देख काफी अदब से पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हैव योर नेम? अन्या उसे देखकर नॉर्मली जवाब देती है, अन्या। मैनेजर फिर से कहता है, ओके मैम, व्हाट अबाउट योर सरनेम? मैनेजर अन्या को नहीं जानता था और उसे ये भी नहीं पता था कि अन्या दिग्विजय जी के साथ आए हैं। वही अन्या मैनेजर का सवाल सुनकर सोच पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। रुद्र तो उसे अपनी वाइफ मनाता नहीं तो वो उसका सरनेम कैसे यूज कर सकती है। तभी उसके पीछे वही लड़का आकर खड़ा हो गया। वो मैनेजर को कुछ इशारा करते हुए उसे जाने का कहता है। मैनेजर उस लड़के को अच्छे से जानता था, इसलिए वो अन्या को देखकर पोलाइट वे में कहता है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, नाउ यू मे एक्सप्लोर द क्लब। इतना बोलकर वो मैनेजर वहां से चला जाता है, लेकिन अन्या के दिल में वो एक सवाल छोड़कर जाता है जिसे सोच अन्या उदास हो जाती है और गुमसुम सी वही बेंच पर बैठ जाती है। वो लड़का अन्या को बड़े गौर से देख रहा था। अन्या के चेहरे की उदासी उससे छुप नहीं पाए। वो कुछ सोचकर जल्दी से वहां से चला जाता है और 2 मिनट से कम समय में वापस आता है और अन्या से थोड़ी दूरी बनाते हुए वही बेंच पर बैठकर उसे एक कॉफी कप पास करता है। अन्या कॉफी को देखकर अपने बगल में देखती है तो ये वही लड़का था जो उससे अभी टकराया था और अभी वही उसे कॉफी दे रहा था। अन्या उससे असमंजस में ही देखते रहती है तो वो लड़का उसकी तरफ स्माइल करते हुए उससे कप लेने का इशारा करता है। अन्या कप ले लेती है। वो लड़का अन्या को देखकर कहता है, वैसे आपकी ये क्लब में आने की उम्र कुछ जल्दी नहीं है, क्योंकि ये क्लब खासकर एल्डरली के लिए था। उद्धरण चिन्ह। अन्या कॉफी की सिप लेते हुए उस लड़के को बिना देखे कहती, मेरा भी सेम थॉट है आपके बारे में। अन्या की बात सुनकर वो लड़का हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं इस क्लब का मेंबर नहीं हूँ, वो तो मैं अपनी दादी को पिक करने आया था। उद्धरण चिन्ह। अन्या कहती है, मुझे नहीं लगता मैं आपकी हूँ, आपको चश्मे की जरूरत है। वो लड़का अन्या के सीधा जवाब सुनकर सोचते हुए कहता है, आपने सही कहा, आप मेरी दादी नहीं है, क्योंकि वो आप जैसे नहीं है। ये बोलते हुए उस लड़के की आवाज में एक अलग ही भाव थे। अन्या अपनी भौहें उठाते हुए सवालिया नजरों से कहती है, आप मुझे जानते हैं? लड़का कुछ शरारती मुस्कान लिए कहता है, नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अन्या उसकी बात किस डायरेक्शन में जा रही थी ये भापकर कहती है, जानने के लिए बहुत देर हो गई। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने मंगलसूत्र की तरफ इशारा करते हुए आगे कहती है, यहाँ नो एंट्री है और थैंक्स फॉर कॉफी। इतना बोल अन्या उठकर जाने लगती है। तो वो लड़का फिर से कहता है, उस हक से नहीं तो फिर दोस्ती के नाते तो जान ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अन्या पलटकर उसे देख अपनी भौहें उचकाते हुए कहती है, दोस्ती? वो भी अजनबी से? वो लड़का स्माइल करते हुए उठता है, फिर अन्या के सामने खड़ा होकर बड़े अदब से कहता है, अजी दोस्ती अजनबियों से करने में ही फायदा है, अपनों से तो दुश्मनी हो जाती है। वैसे मेरा नाम विक्रम मेहता है। फिर अपना हाथ आगे करके कहता है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेगी? उद्धरण चिन्ह। विक्रम के पूछने पर अन्या बस उसका चेहरा ही देखते रह गई। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसे देख अन्या उसे मना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो कुछ सोचकर कहती है, मेरा नाम अन्या है, और रही बात दोस्ती की तो मैं सोचूंगी कि आप उस लायक हैं या नहीं। इतना बोलकर अन्या वहां से जाने लगी तो विक्रम उससे आवाज देते हुए कहता है, मुझे इंतजार रहेगा, पर इतना नहीं कि मैं इस क्लब का मेंबर बन जाऊं। अन्या जाते जाते विक्रम की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर उसे कोई जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से चली जाती है। दिग्विजय जी अन्या को शाम तक वापस घर लेकर आ गए थे। वहीं विक्रम कार ड्राइव करते हुए भी अन्या के बारे में सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वहीं उसके बगल में बैठी उसकी दादी सियाता जी उसे काफी देर से नोटिस कर रही थी। वो अपने पोते की मुस्कान देखकर कहती हैं, क्या बात है, आज किसके ख्याल ने आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जो आपसे छुपाए नहीं छुप रही है? विक्रम अपनी दादी की बात सुन सकपका गया। वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, किसी की भी तो नहीं दादी माँ, आप तो बेकार में ही इतना सोच रही हैं। उद्धरण चिन्ह।
सियाता जी विक्रम के चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराती है, फिर अपना सिर सीट से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके कहती हैं, दादी माँ हूँ आपकी, आपके हर सांस की खबर रहती है मुझे, ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती हैं। वही विक्रम अपनी दादी की बात सुन मन में कहता है, हाँ जानता हूँ जेम्स बॉन्ड की नानी है आप। आपको सब पता रहता है, लेकिन अभी मुझे खुद को कुछ नहीं पता तो आपको क्या बताऊं। उद्धरण चिन्ह। इतना सोचते सोचते वो एक बार फिर अन्या के बारे में सोच मुस्कुरा देता है। वही अन्या घर आकर सबके लिए डिनर तैयार करती है। सबको अब अन्या की आदत हो गई थी, इसलिए सब अन्या के हाथ का बना खाना खाने पहुंच जाते हैं। अन्या ने ही नियम बनाया था कि डिनर और ब्रेकफास्ट सब साथ करेंगे। इसी बहाने पूरा परिवार साथ होगा, पर रुद्र अब तक ऑफिस से नहीं आया था। सब रुद्र के बिना ही डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते नहीं। अन्या भी सब काम खत्म करके दादाजी को उनकी दवा देकर अपने कमरे में चली जाती नहीं। रात के 10 बजे रुद्र घर आता नहीं, लेकिन अंदर जाने की जगह वो बाहर गार्डन की ओर चला जाता नहीं और वहां बने एक छोटे से पिलर के पास खड़ा होकर अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल उसे सुलगाते हुए उसके लंबे लंबे कश लेने लगता है। रुद्र के दिमाग में अब भी सुबह वाली अन्या की कही बात चल रही थी जो उससे काफी बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या होता जा रहा है। वो अपने दिल और दिमाग की जंग में घिरा हुआ था, तभी अभय की नज़र अपने कमरे की बालकनी से रुद्र पर जाती है। वो रुद्र को देखकर उसके पास जाने के लिए नीचे आ जाता है। रुद्र अपने सोच में ही गुम था कि तभी अभय उसके हाथों से सिगरेट लेते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, भाभी से लड़ाई हो गई क्या जो तू यहाँ खड़ा इस सिगरेट में खुद को जला रहा है। उद्धरण चिन्ह। अन्या का नाम सुनकर रुद्र गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, वो मेरे कोई नहीं लगती, ना ही मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। अभय सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, हमें तो पता है वो क्या लगती है और तुमको भी अब भाभी के होने से फर्क पड़ने लगा है। जितनी जल्दी ये बात अपने दिल को समझाएगा उतना बेहतर होगा। रुद्र उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, ये बकवास बातें तुम अपने पास रखो। अभय रुद्र के गुस्से को इग्नोर करके सीरियस लहजे में कहता है, मेरी बात तुम्हें अभी बकवास लग रही है, लेकिन जल्द ही तुम्हें मेरी बातें सही लगने वाली हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो चांद को देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, अन्या एक अच्छी लड़की है और साफ दिल की है। हर किसी को प्यार और अपनापन देना जानती है, बस एक बार तू उसे एक मौका देकर देख। मेरा वादा है कि तू फिर उससे दूर नहीं रह पाएगा। सब एक जैसे नहीं होते रुद्र, किसी का आना और जाना हमारे लाइफ में एक रीजन के लिए होता है। मेरी बात पर गौर जरूर करना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अभय वहां से चला गया। काफी देर तक रुद्र उसकी कही बातों को सोचता रहता है, फिर वो अपनी सोच को विराम देकर कमरे की ओर बढ़ा गया। कमरे में जाने से पहले रुद्र गहरी सांस लेता है, फिर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो पूरे कमरे में अपनी नजर घूमता है, लेकिन उसे अन्य कमरे में कहीं नहीं दिखाई देती है। आज कमरा भी काफी साफ सुथरा था, जिसे देखकर रुद्र को बेचैनी होने लगती है। वो वॉशरूम और कबर्ड एरिया में भी चेक करता है, लेकिन अन्या वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नजर बालकनी में जाती है। वो अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देता है। अन्या बालकनी में लगे एक स्विंग चेयर पर एक पतले से कंबल में खुद को लपेटे बड़े आराम से सो रही थी। उसने खुद को उस चेयर पर एडजस्ट कर लिया था, जिससे वो उसमें सोती हुई बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। रुद्र अन्या के पास आता है और उसे ऐसे सोते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी, लेकिन तभी रुद्र को अपनी गलती और अपनी बातें याद आती हैं, जिसकी वजह से अन्या यहाँ ऐसे सो रही थी। वैसे तो घर में बहुत से खाली कमरे थे और अन्या किसी भी कमरे में सो सकती थी, लेकिन वो बाकी सबको क्या जवाब देती, खासकर दादाजी को, जिन्होंने अपने परपोते तक के सपने देख लिए थे। सब अन्या को रुद्र के दिल में जगह बनाने के नए नए तरीके बताते। अन्या सबकी बात हंसकर मान लेती, लेकिन कभी रुद्र को नहीं जाहिर करती थी ताकि वो उसे गलत ना समझे। रुद्र झुककर अन्या का ब्लैंकेट लेकर उसे ठीक से ओढ़ाता है, फिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगली से साइड करते हुए उसे ध्यान से देखता रहता है। तभी अन्या अचानक से पलटती है, जिससे रुद्र डर जाता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है, जिससे अन्या उसे देख ना पाए, लेकिन कोई हलचल न होने पर रुद्र धीरे से वापस उठता है और फिर से सोती हुई अन्या को देखने लगता है। रुद्र को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा। अन्या इन सारी बातों से बेखबर आराम से सो रही थी। क्या रुद्र मानेगा अभय की बात और देगा अन्या को एक चांस? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। अंडरस्कोर। क्या रुद्र की गलतफहमी होगी दूर, या उसकी ये गलतफहमी उसे अन्या से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी?
रुद्र सुबह जिम के लिए रेडी होकर जाने ही वाला था कि उसकी नज़र बालकनी की ओर जाती है। उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि अन्या बालकनी में थी ही नहीं। रुद्र जिम से वापस आकर ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन अब तक उसने अन्या की कोई आहट नहीं सुनी थी, न ही उसे देखा था। वो नीचे आता है तो उसकी नज़र डाइनिंग एरिया पर जाती है, जहां सब बैठे एक साथ नाश्ता कर रहे थे। रुद्र भी उन सब की ओर आ गया, लेकिन वहां भी उसे अन्या कहीं नजर नहीं आई। सब रुद्र को मॉर्निंग विश करते हैं और अपने अपने नाश्ते में लग जाते हैं। रुद्र की निगाहें न चाहते हुए भी सिर्फ अन्या को ढूंढ रही थी। ये देख शौर्य शरारती लहजे में कहता है, पता है मेरी नेक्स्ट फिल्म का एक गाना है जो किसी पर इस वक्त बहुत सूट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। तविश अपने नाश्ते का बाइट लेते हुए कहता है, कौन सा? शौर्य रुद्र को देख कहता है, अरे नाम बताकर मजा नहीं आएगा, गाकर सुनाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर अपना गला साफ करके गाना शुरू करता है। तरसे तरी आंखें, दिल के पास में कैसी, अंजनी एक रह पे, मन ढूंढे है, मन ढूंढे है उसको। गाने की लाइन रुद्र के दिल पर फिट तो हो रही थी, लेकिन शौर्य की सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए रेहान तुरंत कहता है, आप रहने दो भाई, आपके बस का गाना वाना नहीं है, आप एक्टिंग ही करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और शौर्य का मुंह बन जाता है, लेकिन रुद्र की निगाह तो अब भी बेचैनी से किसी को तलाश रही थी। तभी उसकी नज़र किचन से आती अन्या पर जाती है। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पर कुछ पल में ही वो चमक कहीं खो सी जाती है, क्योंकि अन्या ने उसे एक बार भी आंख उठाकर देखा तक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करना चाहती है। रुद्र नाश्ता करके चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अब भी उसके जेहन में सिर्फ अन्या ही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अन्या के इग्नोर करने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। रात को भी अन्या रुद्र के कमरे में आने से पहले बालकनी में सो जाती है। रुद्र को उसकी ये बात अब खलने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन बीते दिनों में अन्या ने रुद्र को ऐसे इग्नोर किया कि वो शायद उसके साथ हो ही नहीं। रुद्र को अब ये सारी बात खल रही थी। यही सब बातें उसके अंदर हलचल सी मचा देती थी, जिसकी वजह से अब उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। अन्या उसके दिमाग में हर वक्त छाई रहती थी। शाम के 7 बज रहे थे। रेहान, तविश, दादाजी तीनों हॉल में बैठे थे। रेहान और तविश अभी अभी घर आए थे। सब लोग हंसी खुशी बातें कर ही रहे थे कि रेहान की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वो सामने देखकर काफी परेशान हो जाता है और हड़बड़ा कर उठते हुए कहता है, भाई। रेहान के हाथ में जो पानी का ग्लास था वो उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से सब उसे देखते हैं और उसकी नज़रों का पीछा करते हुए सामने दरवाजे की ओर देखते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। अन्या के तो कदम ही लखा जाते हैं। वो सोफे के सहारे खुद को संभालती हैं। सामने जियान के साथ एक और बॉडीगार्ड रुद्र को सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा था। रुद्र के सिर के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों पर पट्टियां बंधी थी और शर्ट पर खून के निशान थे। उसके चेहरे पर हल्के दर्द के भाव थे। रेहान भागते हुए रुद्र के पास जाता है और उसे सहारा देते हुए घबराई हुई आवाज में कहता है, भाई भाई आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? इतना बोलते हुए रेहान और जियान रुद्र को सोफे पर बैठा देते हैं। रेहान गुस्से में जियान को देखते हुए कहता है, जियान कुछ बताओगे? कैसे हुई भाई की ऐसी हालत? कौन था? जियान एक नज़र रुद्र को देखता है जो उसे कुछ न बोलने का इशारा करता है। ये देखकर दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, जियान हमें सच जानना है, कौन है इन सब के पीछे? उद्धरण चिन्ह। दादाजी के कहने पर जियान अपनी नजरें झुकाकर कहता है, सर हमारी राइवल कंपनी 4 दिन में होने वाली नए प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाने से रोकने के लिए उन्होंने रुद्र सर पर हमला करवाया। ये सुनकर रेहान और दादाजी दोनों का खून खौल उठता है। दादाजी गुस्से में कहते हैं, माहिर सहगल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की? सामने से जीतने की तो हिम्मत है नहीं उसमें, पीठ पीछे वार करने की आदत गई नहीं इसकी। इसे तो मैं इस बार नहीं छोड़ने वाला, मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। इतना बोलकर दादाजी अपना फोन निकलने लगे, तभी सबके कानों में रुद्र की आवाज आती है, कोई कुछ नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सब रुद्र को देखने लगते हैं तो रेहान गुस्से में कहता है, नहीं भाई इस बार तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। रुद्र सबको समझाते हुए कहता है, मुझे सामने से लड़ने की आदत है और पीठ पीछे काया लड़ा करते हैं। किसको कैसे तोड़ना है वो मुझे अच्छे से पता है, इसलिए अभी कोई कुछ नहीं करेगा। मनाने दे उन्हें अपनी ख्वाबों की जीत का जश्न। ये कहते वक्त रुद्र के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे उसने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा नहीं। वहां खड़े सब उसकी बात का मतलब समझ रहे थे सिवाय अन्या के। वो तो एक टक रुद्र की चोटों को ही देख रही थी। अन्या रुद्र की चोटें देख उसका दर्द खुद में ही महसूस कर रही थी।
रुद्र की व्हाइट शर्ट में लगे खून के निशान उसे काफी चुभ रहे थे। दादाजी रुद्र के बात से सहमत होते हुए कहते हैं, जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। जियान हाँ में सिर हिला देता है और रेहान और जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाते हैं। अन्या एक टक रुद्र को जाते हुए देख रही थी तो दिग्विजय जी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अन्या बेटा रुद्र बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। जिस मुकाम पर वो आज अकेला खड़ा वहां उसे ऐसे छोटी मोटी खरोचों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वो शेर है इसलिए आज तक कोई उसके सामने टिक नहीं पाया है। तुम एक काम करो, उसका खाना उसके कमरे में ही ले जाओ। अन्या दिग्विजय जी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है, फिर अपनी आंखों में आंसू आए पोंछकर वहां से चली जाती है। वो जब कमरे में आती है तो रुद्र सो रहा था इसलिए उसने उसे जागना ठीक नहीं समझा। वो वापस नीचे आकर सबको डिनर सर्व करती है। आज टेबल पर अलग ही माहौल था, किसी के मन में गुस्सा तो किसी के मन में उदासी थी। वहां बैठे सभी जानते थे कि रुद्र ने इससे भी बड़े बड़े दर्द अकेले सहे हैं, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया। अगर दिग्विजय जी बॉस ऑफ द फैमिली है तो रुद्र पिलर ऑफ द फैमिली है। अन्या सबको डिनर कराकर दादाजी को उनकी मेडिसिन देती है, फिर रुद्र के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है। वो जैसे ही कमरे में एंटर करती है तो उसकी नज़र सीधा रुद्र से मिलती है। रुद्र ऐसे लेटा था जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। अन्या एक नज़र उसको देखती है, फिर खाने की प्लेट लेकर उसकी ओर बढ़ जाती है। वो प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र को देखने लगती है। उसके राइट शोल्डर पर सबसे ज्यादा चोट थी इसलिए वो अपना हाथ उठाकर खाना भी नहीं खा सकता था। ये देखकर अन्या आगे बढ़कर साइड का एक कुशन उठाकर रुद्र के पीछे लगती है। रुद्र तो बस चुपचाप उसके चेहरे को ही देख रहा था। अन्या रुद्र का पिलो ठीक करके टेबल से खाने की प्लेट उठाती है और खाने का एक निवाला तोड़कर उसकी ओर बढ़ा देती है। ये देखकर रुद्र उसे टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। अन्या अपने हाथ का निवाला देखकर कहती है, मुझे नहीं लगता इस एक्सीडेंट से आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? उसका ऐसा टेढ़ा जवाब सुनकर रुद्र मन ही मन मुस्कुरा देता है। आखिर इतने दिन बाद तो अन्या ने उससे कुछ कहा था, लेकिन भाई रुद्र तो रुद्र है इसलिए वो अपनी अक्ल में कहता है, पता है इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम क्यों कर रही हो ये? मैं खुद खा लूंगा। उसके ऐसे बोलने पर अन्या उसे एक नज़र देखकर निवाला वापस प्लेट में रख देती है, फिर प्लेट सामने करके उसे खाने का इशारा करती है। रुद्र भी अपनी अक्ल में स्पून उठाता है, तभी उसके शोल्डर में होने लगता है जिससे हल्की आह निकल जाती है। ये देख अन्या काफी घबरा जाती है और तुरंत प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र के शोल्डर को टच करके कहती है, क्या हुआ, आप ठीक है? दर्द हो रहा है? कभी तो अपनी अक्ल छोड़कर दूसरों की हेल्प ले लीजिए, पर नहीं, अक्ल में ही रहना है, किसी की बात सुनेंगे थोड़ी। अन्या अपने धुन में रुद्र को हक से डांट रही थी जिसका अन्या को इल्म ही नहीं था। रुद्र तो बस उसके हिलते होठ ही देख रहा था। उसके हिलते होठ रुद्र को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जब अन्या की नज़र रुद्र से मिलती है तो वो अपनी ही बातों पर झेप जाती है। वो इधर उधर देखकर जल्दी से खाने की प्लेट उठाकर निवाला रुद्र की तरफ बढ़ा देती है। रुद्र एकटक उसे देख रहा था। अन्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, ये मत समझो कि मैं ये आपकी पत्नी होने के नाते कर रही हूँ, ये समझो कि मैं इस घर की कोई सर्वेंट या आपके लिए एक अजनबी हूँ। इस नाते ही सही खा लो। उद्धरण चिन्ह। अन्या की बातें सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। कहीं न कहीं उसे अपनी कही बातों पर पछतावा होने लगा था। उसने अन्या के चेहरे को देखा जो उम्मीद से निवाला उसकी तरफ बढ़ा रही थी। रुद्र ने भी बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल देता है और अन्या उसे एक निवाले खिला देती है। अन्या का ध्यान रुद्र को खाना खिलाने में था और रुद्र का ध्यान अन्या की आंखों पर जिसमें बहुत कुछ था जिसे वो पढ़ नहीं पा रहा था। अन्या जल्दी से रुद्र को खाना खिलाकर उसे दवा देती है, तभी उसकी नज़र रुद्र के शर्ट पर जाती है जिसमें खून के धब्बे थे। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर एक गीला टॉवल और रुद्र के कबर्ड से उसके लिए दूसरी शर्ट लेकर आती है और उसके सामने खड़ी होकर सोचने लगती है कि अब वो उसे क्या कहे। कहीं वो उसकी बात का कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। रुद्र जो अपने फोन में कुछ मेल चेक कर रहा था वो अन्या को अपने सामने खड़ा देख सवालिया नजरों से अपनी एक आईब्राउ उचका कर देखता है। अन्या जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी शर्ट आगे करके कहती है, वो शर्ट, आपके शर्ट पर खून लगा हुआ है, इसे चेंज करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अन्या के बोलने पर रुद्र अपनी शर्ट को देखता है तो उसे भी ध्यान आता कि अब तक वो उसी शर्ट में है। वो ऐसे तो सो नहीं सकता था, इसलिए वो हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही उठने वाला होता है तभी उसके कंधे में फिर जोर का दर्द होता है। अन्या जल्दी से उसके कंधे को पकड़ फिक्र से कहती है, रुक जाए, मैं हेल्प करती हूँ, आप हिले नहीं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देती है। अन्या जल्दी
से शर्ट साइड में रखकर रुद्र को थोड़ा उठाती है, पर अब प्रॉब्लम थी कि वो उसकी शर्ट कैसे खोले, ये उसके लिए काफी ऑकवर्ड था। उसके हाथ रुद्र की शर्ट के पास जाकर रुक गए। रुद्र उसको संकोच करते देख मुस्कुराने लगा। अन्या ने जल्दी से एक गहरी सांस ली और रुद्र के शर्ट के बटन एक एक कर खोलने लगी। हर बटन खोलने के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को काबू करने के लिए अपने दोनों होठों को आपस में दबा लिया। फिर धीरे से उसकी शर्ट बॉडी से अलग की। फिर शोल्डर के पास आकर वो ध्यान से शर्ट निकालने लगी। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें साफ महसूस कर रहे थे। रुद्र को अन्या से आती खुशबू मदहोश कर रही थी। उसका मन अन्या को अब बाहों में भरने का कर रहा था, लेकिन जब तक वो अपना हाथ उठाकर उसकी कमर तक ले जाता तब तक अन्या जल्दी से उससे दूर हो गई। वो बिना रुद्र से नजरें मिलाए अपने काम में लगी थी। उसने जल्दी से वो वेट टॉवल उठाया और रुद्र के परफेक्ट बॉडी को धीरे धीरे से टॉवल से साफ करने लगी। अन्या उसकी बॉडी देखकर कुछ शर्मा सी रही थी, जिससे उसके कान के साथ गाल भी लाल हो गए थे। उसका हर एक टच रुद्र के बॉडी में सेंसेशन पैदा कर रहा था, जिससे उसे अलग महसूस हो रहा था। अन्या ने अपनी नजर उठाकर एक बार रुद्र को देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे, लेकिन आंखें कुछ तो कह रही थी। अन्या जल्दी से अपनी नजरें फेरकर रुद्र को उसकी शर्ट पहनाती है, फिर उसे बेड पर सही से लिटा देती है। फिर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, तभी रुद्र झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। अन्या रुद्र के स्पर्श को महसूस कर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर देती है। वो एहसास उसके लिए काफी जाना पहचान था। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल कर सवालिया निगाहों से पीछे पलट रुद्र को देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर कौन है वो जिसने किया है रुद्र का ये हाल? क्या रुद्र के दिल में पनपने लगे हैं अन्या के लिए प्यार के एहसास? ये सुनकर अन्या हैरानी से कहती है, जी। रुद्र को जब रियलाइज होता कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया, तो जल्दी से खुद को सुधारते हुए कहता है, मेरा मतलब है तुम कहाँ जा रही हो? अन्या बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहती है, बालकनी में सोने। उद्धरण चिन्ह रुद्र तुरंत कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सोफे पर सो सकती हो, बाहर बहुत ठंड है। उद्धरण चिन्ह रुद्र का ऐसा कहना अन्या के लिए शौक से कम नहीं था। वो उसे नासमझी में देखते हुए कहती है, पर आपने ही तो। वो इतना ही कह पाती है कि रुद्र उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, और अब मैं ही कह रहा हूँ, यही सो जाओ। ये बोलकर वो अन्या का हाथ छोड़ देता है। अन्या अब तक असमंजस में रुद्र को ही देख रही थी। उसे रुद्र एक पहेली जैसा लग रहा था, जिसे जितना जानने की कोशिश करो उतना ही उलझते जाओ। वो मन में दुविधा लिए सोफे पर आकर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अन्या के सोया हुआ महसूस कर रुद्र अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखता है, जहां अन्या बड़े आराम से सोई हुई थी। वो उसे एकटक देखता रहता है, जैसे उसे देखने भर से उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ गायब हो रही हो। रुद्र अन्या को देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चला। अन्या अपने वक्त पर ही उठती। उसकी नजर अपने सामने बेड पर सोए रुद्र पर जाती है। रुद्र के बाल उसके माथे की सफेद पट्टी पर बिखरे हुए थे, जो उसे अट्रैक्टिव बना रहे थे। अन्या उसको यूं सुकून से सोता देख मुस्कुराते हुए वॉशरूम फ्रेश होने चली जाती है। वो कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है। आज उसने हल्के हरे रंग की साड़ी और उसी के साथ फुल स्लीव ब्लाउज पहना था। वो एक नज़र सोते हुए रुद्र को देखकर मिरर के सामने आ जाती है। फिर वो अपने बालों को सुलझाकर माथे पर बिंदी, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाती है, गले में मंगलसूत्र और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर सजाकर मिरर से रुद्र को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र रुद्र के चेहरे पर जाती है, जिस पर दर्द के कारण शिकन थी। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है और देखती है कि रुद्र के कंधे पर लगा पिलो नींद में ही अपनी जगह से हट गया था। अन्या समझ गई कि इसी वजह से रुद्र को दर्द हो रहा है, लेकिन दवा के असर में उसकी नींद नहीं खुली। वो झट से आगे बढ़कर रुद्र के कंधे की तरफ झुककर उसके तकिए को ठीक करने लगी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधे रुद्र के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी उसने अपने हाथ से खुद को रोक लिया, पर तभी रुद्र नींद में कुछ हिला और अन्या के होठ सीधा उसके गाल से छू गए। अन्या को जब महसूस हुआ तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो इस अचानक सी हुई हरकत से सकपका गई। अन्या जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठती है और बिना रुद्र को देखे वहां से चली जाती है। उसे ये सोचकर काफी शर्म आ रही थी कि अगर रुद्र जग गया होता तो क्या सोचता उसके बारे में कि वो नींद में उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ये सारी बात सोचकर अन्या कुछ घबरा गई थी। उसे फिर से रुद्र का गुस्सा और उसकी वार्निंग याद आने लगी। फिर वो जल्दी से नीचे किचन में आकर अपने कामों में लग गई। वही कमरे में रुद्र बेफिक्र सुकून की नींद सो रहा था। उसे तो पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या।
सुबह के 9 बजे रुद्र की नींद खुलती है। दवा के असर से उसे रात में गहरी नींद आई थी। वो अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले सामने देखता है। सोफे पर अन्या को न देखकर रुद्र घड़ी को देखता है। उसे आज काफी लेट हो गया था, इसलिए जल्दी से उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके कंधे में जोर का दर्द होने लगता है। रुद्र अपने कंधे को पकड़ बेड पर आराम से बैठता है, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। रुद्र को लगा अन्या होगी, इसलिए जो झट से दरवाजे की तरफ करता है, पर सामने अन्या नहीं बल्कि रेहान था। रेहान ने जैसे ही रुद्र को बेड पर अपने कंधे को पकड़े देखा तो वो घबरा गया। वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है और फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाई आप ठीक हो? आपको दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? इतना बोलते हुए रेहान ने जैसे ही अपना फोन निकाला है, रुद्र उसका फोन लेते हुए कहता है, नहीं रेहान, जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान एक बार फिर उसको देखकर कंफर्म करते हुए कहता है, पक्का? रुद्र सिर्फ अपने पल के झपका देता है तो रेहान जल्दी से आकर रुद्र को साइड से हक कर लेता है। उसे ऐसे करते देख रुद्र को कोई हैरानी नहीं हुई। वो रेहान का नेचर जानता था कि वो बाहर से जितना जिंदा दिल और मजाकिया है, उतना ही अंदर से भावुक, इसलिए रुद्र अपने दूसरे हाथ से रेहान के सिर को सहलाते हुए कहता है, रेहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी छोटी छोटी खरोचों से डरना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रेहान कहता है, भाई डर तो लगता है आपको खोने से। आपको पता है ना, जब से मम्मा गई है तब से आप ही मेरी दुनिया हो। आपको मैं खो नहीं सकता भाई। डर लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र रेहान के इमोशन अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसे ऐसे रोते हुए देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे खुद से दूर कर उसकी आंखों में आए आंसू पोंछकर विश्वास के साथ कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, फालतू बात सोचना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, अगर इतना ही सोचने का दिल कर रहा है तो मेरे बदले आज ऑफिस चले जाओ। वहां काम करोगे तो ऐसी फालतू बातें नहीं सोचोगे। उद्धरण चिन्ह। ऑफिस का नाम सुनकर रेहान हड़बड़ाते हुए कहता है, ऑफिस? मैं? रुद्र हाँ में सिर हिलाता है। रेहान ये सुनकर जल्दी से कहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो कॉलेज जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। उद्धरण चिन्ह। असल में रेहान ने ऑफिस से बचने के लिए ही कॉलेज ज्वाइन किया था। रुद्र कहता है, कब तक ये बहाना बनाओगे? रेहान रुद्र के गले में प्यार से बाहें डालकर कहता है, जब तक आप मेरे साथ हो भाई, यानी लाइफ टाइम के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेहान अपनी बत्ती सी दिखा देता है। रुद्र उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। ये देखकर तो रेहान खुद को जोर का पिंच करता है ताकि वो खुद को यकीन दिलाए कि रुद्र आज उसकी बात पर मुस्कुरा रहा है। रुद्र उसकी हरकत देखकर सवालिया नजरों से उसे देखता है तो रेहान अपना फोन ढूंढते हुए कहता है, मेरा फोन कहाँ है? मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा और आपका फुल चेकअप करवाना होगा। मुझे लगता है आपकी 1-2 नस हिल गई हैं इस एक्सीडेंट से। रुद्र उसकी नौटंकी देख उसे घूरते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? रेहान कहता है, भाई बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। आपको पता है आप अभी अभी मुस्कुराए, वो भी मेरी बात पर, या तो आपकी 1-2 नस हिल गई हैं या मेरे जोक्स ऑस्कर लेवल जितने अच्छे हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसकी बात सुनकर अपनी भौहें उठाते हुए कहता, नस जोक्स का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी नौटंकी ऑस्कर लेवल जितनी हो गई। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही वाला होता है कि तभी रेहान की नजर रुद्र के गाल पर जाती है, जिसे देखकर वो शरारती लहजे में कहता है, ओ अब पता चला मेरे गुस्से वाले भाई का मूड आज इतना जॉली कैसे है। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करके अपने फोन में कुछ चेक करता है, पर रेहान अपने ही धुन में कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरी प्यारी भाभी ने भाई को इतनी प्यारी गुड मॉर्निंग जो दी है। उसकी बात में अन्या का जिक्र सुन रुद्र के उंगलियां रुक जाती हैं और वो रेहान को घूरता है। रेहान मुंह बनते हुए कहता है, मुझे क्यों घूर रहे हो भाई? हकीकत तो आपका वो निशान बयां कर रहा है जो छुपाते नहीं छुप रहा है। इतना बोलकर रेहान हंसने लगा और तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां अन्या रुद्र की कॉफी लिए खड़ी थी, पर जैसे उसके कानों में रेहान की बात पड़ी तो वो जम सी गई। रेहान अन्या को देख हंसते हुए उसके पास जाकर कहता है, वो भाभी आपने तो गजब ही कर दिया। फिर कान के पास जाकर धीरे से कहता है, वैसे ये गजब आप रोज किया करे ताकि मेरे एक्सप्रेशनलेस भाई के चेहरे पर कुछ अलग भाव तो दिखे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेहान अन्या को विंक करके चला जाता है। अन्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, न मुस्कुरा पा रही थी न कुछ कह पा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से उसकी तरफ आते रुद्र पर गई। रुद्र को खुद के पास आता देख अन्या की तो सांसें ही बैठने लगी। उसे डर लग रहा था कि रुद्र जरूर उसे उसकी सुबह अनजाने में की गई हरकत के लिए डांटेगा।
जैसे जैसे रुद्र अन्या के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे अन्या की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसने तो डर से अपनी आंखें तक बंद कर ली। रुद्र उसकी ऐसी हरकत देखकर सोचने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अन्या के पास खड़ा होकर उसके कांपते हुए होठों को देखकर जल्दी से वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम के दरवाजा बंद होने की आवाज से अन्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वो रुद्र को अपने पास न देखकर दिल पर हाथ रख के और एक चैन की सांस लेते हुए मन में कहती है, अभी तो बच गई अन्या और पता नहीं कब तक बचती रहेगी। इस रुद्रदेव का प्रकोप कभी भी तुझ पर गिर सकता है, बेहतर यही होगा मैं इनके सामने न आऊं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो जल्दी से कॉफी टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। वही वॉशरूम में रुद्र मिरर के सामने खड़ा होकर फ्रेश होने के लिए टैप ऑन करता है कि तभी उसकी नज़र अपने चेहरे पर लगे निशान पर जाती है जिससे उसे रेहान की बात याद आती है। वो उस निशान को अपनी उंगली से छूता है तो उसे एहसास होता है कि ये लिपस्टिक का निशान है। रुद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर लिपस्टिक का निशान उसके गाल पर कैसे आया। तभी उसके जहन में अन्या का चेहरा आता है और उसी के साथ उसे कपकपाते होठ याद आते हैं, उन पर भी यही रंग लगा था। जिसे सोचकर रुद्र की भौहें तन जाती हैं। आखिर इस निशान का मतलब क्या है। वो खुद को मिरर में देख अपने गालों पर लगे उस निशान के ऊपर उंगलियां फेरकर अन्या को महसूस करता है। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल अलग थी। वो निशान को छूकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे अन्या पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो खुद कुछ और ही फील कर रहा था जिसे अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में चला आया। आज वो ऑफिस नहीं गया था, इसलिए घर से ही वो अपने सारे जरूरी काम निपटा रहा था। जयान भी उसके साथ ही था। रुद्र जब काम में लगा होता है तो उसे वक्त का कुछ होश नहीं रहता है। कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला और आज भी वही हुआ। अन्या ने रुद्र का खाना और दवाइयां नौकर के हाथ उसके स्टडी रूम में ही भिजवा दी थी। असल में वो सुबह वाले इंसिडेंट की वजह से रुद्र के सामने जाने से डर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि रुद्र ने अब तक ना खाना खाया ना दवाई ली तो उससे अब रुद्र की फिक्र होने लगी थी। उसे इतनी चोट लगी थी, उस पर से इतना काम उसके लिए ठीक नहीं था। नौकरों से ये भी पता चला कि ये रुद्र की पुरानी आदत है और काम के बीच में उसे दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब जानकर अन्या सोच में पड़ गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने कदम उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देती है। उसके अंदर घबराहट तो थी, लेकिन उससे ज्यादा रुद्र की फिक्र थी, इसलिए वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर दूर नॉक करती है। रूम से आवाज आती है तो अन्या गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। सामने रुद्र अपनी चेयर पर बैठा कोई पेपर्स पढ़ रहा था। उसके आसपास टेबल पर भी पेपर्स बिखरे हुए थे और जियान ठीक उसके बगल में खड़ा होकर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। जियान की नज़र अन्या से मिलती है तो अन्या उससे जाने का इशारा करती है, जिसे देखकर जियान रुद्र को देखता है जो अपने कामों में खोया हुआ था। जियान को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, अपने बॉस से इजाजत ले या अपनी नई लेडी बॉस की बात मानकर चुपचाप बाहर चला जाए। फिर जियान कुछ सोचकर बाहर चला जाता है, तभी नौकर भी खाने की प्लेट अन्या को पकड़ा कर चला जाता है। इस वक्त कमरे में सिर्फ अन्या और रुद्र थे। रुद्र को अब तक अन्या के प्रेजेंस का आइडिया नहीं हुआ था, लेकिन अन्या की नजरें रुद्र पर ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आ तो गई हैं, लेकिन रुद्र को कहे क्या, कहीं उसका गुस्सा उस पर फूट न जाए। यही सब सोच सोचकर वो घबराहट में अपने हाथ मसलती है, जिससे उसके हाथ में पहनी चूड़ियां खनक जाती हैं। ये आवाज सुन रुद्र तुरंत अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो अन्या की नजर उसकी नजर से मिलती है, जिससे एक पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, लेकिन अन्या जल्द ही होश में आते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ कोई काम था। अन्या अपनी घबराहट छुपाते हुए खाने की ओर इशारा करके कहती है, हाँ वो खाना। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। रुद्र भी वहां रखे प्लेट को देखकर वापस अपनी फाइल में देखते हुए कहता है, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या कहती है, दोपहर से तो रखा है, अब तो शाम होने को आई है। आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, चोट लगी है आपको। उद्धरण चिन्ह। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र की नजर सीधा उस पर जाती है जो इस वक्त सर नीचे करके खड़ी थी। रुद्र अपनी फाइल बंद करके चेयर से उठकर ठीक अन्या के सामने खड़ा हो जाता है। अन्या रुद्र के करीब होने से सहम सी जाती है। वो अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, मैं पत्नी होने के नाते नहीं कर रही हूँ, मैं वो। इतना बोलकर वो कुछ सोचने लगती है कि तभी रुद्र उसे देखते हुए कहता है, अजनबी और नौकरों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रुद्र राय चौहान पर हुक्म चला सके तो। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या असमंज में उसे देखने लगती है। रुद्र बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ जाता और खाना खाने लगता है।
खाना खाते वक्त अब रुद्र को कुछ दर्द का एहसास हो रहा था, पर वो बिना इस बात को जाहिर किए अपना खाना खाने में लगा था। अन्या उसका दर्द देख पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर जाती और 2 मिनट में आइस पैक लेकर आती है, फिर रुद्र के कंधे और बाजू के बीच रख देती है। अन्या के ऐसा करने पर रुद्र अपनी नजरें उठाकर उसे देखता है, पर कहता कुछ नहीं है। कुछ देर में रुद्र अपना खाना फिनिश करके वापस अपने काम में जाने ही वाला था कि तभी अन्या तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेती है। रुद्र पलटकर अन्या के हाथ को देखता है जो उसके बाजू को पकड़े खड़ी थी। अन्या तुरंत अपना हाथ हटाकर कहती है, आप सुबह से काम कर रहे हैं, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। उसके कहने पर रुद्र बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या तो हैरान सी बस रुद्र को देखती रहती है। वो मन में कहती है, अन्या इस अकड़ू राय चौहान को क्या हो गया है? ये तेरी बात आज्ञाकारी बच्चे के जैसे मान रहा है। वैसे तो हर वक्त अपनी नाक आईफेल टावर से भी ऊंची करके अक्का में रहता था। जरूर इसके सर पर चोट लगी है, इसीलिए आज ये बदला बदला लग रहा है। वैसे मुझे ये आज्ञाकारी राय चौहान कुछ जम नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो भी कमरे से निकल जाती है। इस वक्त रात के 2 बजा रहे थे। रुद्र अपने जरूरी कामों में लगा हुआ था। अन्या सोफे पर आराम से सोई हुई थी। तभी काम करते करते रुद्र के हाथों में कुछ दर्द होने लगा, जिससे खुद के हाथों को रिलैक्स छोड़कर वो लैपटॉप बंद कर देता है। जैसे ही वो लैपटॉप टेबल पर रख रहा था, तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर सोई हुई अन्या पर जाती है। कमरे में सिर्फ रुद्र के साइड की लाइट जल रही थी। वो सोती हुई अन्या को देखकर उसके पास बढ़ जाता है। सोते हुए अन्या छोटी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। रुद्र उसे देखते देखते कहीं खो सा गया। वो घुटनों के बल बैठकर अन्या के चेहरे को करीब से देख रहा था। न जाने क्या कशिश थी उसमें जो रुद्र उसमें डूबने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र अन्या के गुलाबी होठ पर जाती है। उसके मन में एक बार अन्या के वो मुलायम होठ छूने की चाह जगती है। वो अन्या के होठों को देखते हुए अचानक आगे बढ़ता है और हल्के से उसके होठों को छूकर जल्दी से दूर हो जाता है। ये एक सॉफ्ट किस थी जिसका अन्या को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस किस के बाद से उसका दिल मानो बेचैन हो गया। उसे खुद पर अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद के इमोशन को काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे वो अन्या को किस कर सकता है? उसका कोई हक नहीं है। क्या रुद्र समझ पाएगा अपने दिल में उठे जज्बातों को, या अपने पुराने जख्मों के कारण कर देगा अन्या को खुद से दूर? वो बेचैन सा बेड पर आकर लेट गया। उसे अब तक अपनी फीलिंग का कोई एहसास नहीं हो रहा था, या हो रहा था लेकिन वो खुद मानने से इनकार कर रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अन्या ने रुद्र के हर जरूरत का ख्याल रखा। रुद्र को अन्या का ख्याल रखना अच्छा भी लग रहा था और उससे बेचैन भी कर रहा था। दिग्विजय जी अन्या को देख मन ही मन संतुष्ट थी, क्योंकि अन्या के आने के बाद उसके पोते में कुछ ऐसे बदलाव आए थे जो वो साफ देख पा रहे थे। आज रुद्र को ऑफिस जाना था, इसलिए वो सुबह सुबह तैयार हो गया। अन्या को इस बात की खबर नहीं थी। वो तो सबके लिए नाश्ता बनाने में लगी थी। सभी डाइनिंग एरिया में आकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी चौहान मैंशन में एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार इंटर होती है। गार्ड्स उस कार को पहचानते थे, इसलिए वो दरवाजा बिना किसी रुकावट के खोल देते हैं। कार सीधा चौहान मैंशन के में दूर पर आकर रुकती है और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुलता है। कार से एक 5 फीट के करीब की लड़की निकलती है। गोरा रंग, कंधे से भी ऊपर आते ब्राउन बाल, व्हाइट कॉलर की शॉर्ट ड्रेस जो उसकी गोरी थाई को मुश्किल से ढक रही थी। चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लिए वो चौहान मैंशन के अंदर जाती है। सब नाश्ता करके हॉल में ही बैठे थे। रुद्र भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ चुका था। तभी वो लड़की रुद्र को देखकर सीधा आकर उसके गले लगते हुए कहती है, ओ रुद्र, आई मिस्ड यू सो मच। सब उस लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सब उसे अच्छे से जानते थे और साथ ही रुद्र का नेचर भी जानते थे। पर वही थोड़ी दूर खड़ी अन्या के लिए ये सब नया था। वो तो जब से चौहान मैंशन में आई थी तब से उसे यहाँ कोई फीमेल नहीं दिखी थी, न ही रुद्र को किसी लड़की के बारे में बात करते सुना था। और आज ऐसे अचानक कोई लड़की आकर सीधा रुद्र से लिपट गई थी, ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। रुद्र जल्दी से उस लड़की को खुद से अलग करके गुस्से में कहता है, समायरा, तुमसे कितनी बार कहा है दूर रहकर बात किया करो। उद्धरण चिन्ह। ये लड़की समायरा मेहरा थी, रुद्र, शौर्य और अभय की कॉलेज फ्रेंड। समायरा की नज़र शुरू से ही रुद्र पर थी, लेकिन रुद्र कभी उसे घास तक नहीं डालता था। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, रुद्र उसे उतना ही इग्नोर करता था। रुद्र के ऐसे अलग करने पर समायरा का तो मुंह बन जाता है, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन रुद्र दोस्तों से ऐसे ही मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र कड़क लहजे में कहता है, पर मुझे नहीं पसंद ऐसे मिलना।
उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से शौर्य आते हुए कहता है, लेकिन मुझे पसंद है। फिर वो अपनी बाहें फैला देता है। समायरा शौर्य की आवाज सुन उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर उसे वार्म हग देते हुए कहती है, वाह, तुम भी यही हो, वरना तुमसे मुलाकात तो सिर्फ स्क्रीन पर ही होती है। शौर्य अपने उसी फ्लर्टिंग वे में कहता है, तुम चाहो तो रियल लाइफ में भी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर शौर्य विंक करता है, जिससे समायरा शरारते हुए कहती है, क्या तुम भी? रुद्र उनकी बकवास बातें सुनकर अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, तुम दोनों बातें करो, मुझे ऑफिस जाना है। रुद्र की बात सुन समायरा उसको रोकते हुए कहती है, रुद्र मुझे भी तुम्हारे ऑफिस आना था, वो डैड ने प्रोजेक्ट में चेंजेस किए थे, उसी मैटर में तुमसे डिस्कशन करना था। समायरा की बात सुन रुद्र काफी फीके टोन में कहता है, सॉरी मैं फ्री नहीं हूँ। मिस्टर मेहरा को जो भी प्रॉब्लम है वो तुम, मेरी टीम या अमन से डिस्कस सकते हैं। उसका ऐसा जवाब सुनकर समायरा की मुस्कान फीकी हो जाती है। उसे लगा था कि अगर वो रुद्र से काम से रिलेटेड बहाना बनाएगी तो वो मना नहीं कर पाएगा और उसे वक्त देगा। इस बीच वो शायद रुद्र के करीब आ सके, लेकिन रुद्र ने तो सीधा उसके मुंह पर माना कर दिया। वही रेहान और तविश रुद्र के हाथों समायरा की इनडायरेक्ट बेइज्जती सुन मुंह दबाकर हंस रहे थे। समायरा की चाहत से वहां हर कोई वाकिफ था, यहां तक खुद रुद्र भी, इसलिए वो सबकी तरह उससे भी दूरी बनाकर रखता था। तभी वहां दादाजी की आवाज आती है, जो अभी अभी अपने कमरे से आए थे। अरे समायरा बेटा, आप कब आए? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। दिग्विजय जी की आवाज सुन समायरा वापस से अपनी मुस्कान बिखेरते हुए उनके पास जाकर कहती है, बस अभी आए हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? दिग्विजय जी सोफे पर बैठते हुए खुशी से कहते हैं, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, और वैसे भी जब से मेरे पोते ने मेरी आधी ख्वाहिश पूरी की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुशी से मेरी उम्र 10 साल घट गई है। बस अब आधी और हो जाए तो मैं जवान हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल दिग्विजय जी रुद्र को देखकर हंसने लगते हैं। रुद्र उनकी गोल गोल बात अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसकी नजर बातों ही बातों में थोड़ी दूर खड़ी अन्या पर चली जाती है, जिसे देखकर रुद्र को वो पल याद आ जाते हैं जब वो बहक गया था। वो जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है। सबको दादाजी की बात समझ आ गई थी, सिवाय समायरा के। वो कंफ्यूज से एक्सप्रेशन लिए सबके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कहती है, क्या मतलब दादाजी, मैं कुछ समझी नहीं। दिग्विजय जी अपने पोते को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे जो बात कहनी थी सो मैंने कह दी, और रही बात मतलब की तो वो तुम अपने दोस्त से ही पूछो, वो ही तुम्हें अच्छे से समझा देगा। क्यों, सही कहा ना? उद्धरण चिन्ह। दिग्विजय जी जानबूझकर रुद्र को प्रवोक कर रहे थे। समायरा उनकी बात से और कंफ्यूज हो जाती है। वो सवालिया नजरों से रुद्र को देखती है, तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी अन्या पर जाती है। चौहान मेंशन में किसी अनजान लड़की को देख समायरा हैरान रह जाती है। वो अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो कौन है दादाजी? समायरा के ऐसे पूछने पर सबकी नजर अन्या पर जाती है, जिससे अन्या कुछ ऑकवर्ड फील करने लगती है। तो दिग्विजय जी अन्या को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहते हैं, ये अन्या है, रू। इतना बोलते बोलते दिग्विजय जी की नजर रुद्र से मिलती है तो वो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। वो चाहते थे कि रुद्र ही अन्या की पहचान बताए, लेकिन रुद्र कुछ नहीं कहता है। अन्या धीरे से चलकर सबके सामने आती है। समायरा एक नजर उसकी सादगी भरी खूबसूरती देखती है तो उसे अन्या से जलन होती है। उसके मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र समायरा को उसकी पहचान सोचने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि आज तक कोई ऐसे तो इस घर में नहीं रहा। उसे अचानक दादाजी की कही बात याद आती है। वो अपने मन में कहती है, कहीं ये रुद्र की? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसमें ऐसा क्या है जो रुद्र इससे शादी करेगा? नो वे। पर ये यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। समायरा अन्या को देख सबसे सवालिया नजरों से पूछती है, ये कौन है? सब चुपचाप बस रुद्र को देखते हैं कि आखिर वो क्या जवाब देगा, लेकिन रुद्र चुपचाप खड़ा था। अन्या की नजरें भी रुद्र पर ही थीं। उसके कुछ दिन के नॉर्मल बिहेव से अन्या के दिल में जो झूठी उम्मीद जगी थी, वो हर बीतते पल के साथ टूटती जा रही थी। तभी रेहान को अन्या के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो आगे बढ़कर अन्या के कंधों को पकड़ प्राउड से कहता है, मैं बताता हूँ, ये है मेरी भा। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था कि सबके कानों में रुद्र की आवाज आती है, ये कोई नहीं है। रुद्र का ऐसा बोलना वहां किसी को पसंद नहीं आया। तभी रेहान बीच में अपनी बात को जोर देते हुए कहता, अरे भाई के लिए कुछ नहीं होगी, पर मेरे लिए तो सब कुछ है। ये मेरी दोस्त है और कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। उद्धरण चिन्ह। रेहान के ऐसे कहने पर समायरा तंज भारी निगाहें नीचे से ऊपर तक डालकर कहती है, दोस्त? रेहान, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्ती में इतना बुरा टेस्ट है। ये तो तुम्हारे घर की सर्वेंट कहलाने के भी लायक भी नहीं है, वैसे नीस चॉइस।
बातों की जाल में समायरा का अन्या का इंसल्ट करना वहां किसी को पसंद नहीं आया। रुद्र को भी समायरा की बातें पसंद नहीं आती है, इसलिए वो बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल जाता है। समायरा की बात सुनकर रेहान का तो खून खौल जाता है। वो गुस्से में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता ही है कि अन्या उसका हाथ पकड़कर उसे इशारे में माना करती है, जिसकी वजह से रेहान गुस्से के घुट पीते हुए तंज से कहता है, यही ख्याल मेरे भाई का तुम्हारे लिए भी है। इतना बोलकर वो वहां से गुस्से में चला जाता है। तवेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। समायरा का तो पूरा मूड ही खराब हो गया था और अब उसे अन्या पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी वजह से रेहान ने उसकी इंसल्ट की थी। वो गुस्से में अन्या को देखती है तो अन्या दिग्विजय जी को समायरा के लिए स्नैक्स और जूस लाने का बोल चुपचाप वहां से चली जाती है। दिग्विजय जी समायरा को अपने पास बैठने को कहते हैं। समायरा का 1% भी मूड नहीं था, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर सकती थी, ना ही उन्हें नाराज कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए वो एक सीढ़ी थे रुद्र के दिल तक पहुंचने के लिए। अन्या किचन में आके सर्वेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जिसे सुन सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी रेहान गुस्से में अन्या के पास आकर कहता है, वो समझती क्या है खुद को, भाई की दोस्त है तो क्या मेरी भाभी की इंसल्ट करेगी? आपने मुझे क्यों रोका भाभी? मैं आज उसे उसकी औकात दिखा देता। उद्धरण चिन्ह। अन्या अपने काम को करते हुए हंसकर बात टालते हुए कहती है, रहने दो ना रेहान, वो सरफिरी है तो हम तो उसके जैसा नहीं बन सकते हैं ना, और मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता उसकी बातों का। उद्धरण चिन्ह। रेहान उसके हाथ से प्लेट लेते हुए कहता है, कैसे फर्क नहीं पड़ता? आपने तो मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया, वरना आज मैं उसे उसकी नानी याद दिला देता। उद्धरण चिन्ह। अन्या उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बाबा रे इना गुस्सा। उद्धरण चिन्ह। अन्या के ऐसे कहने पर रेहान को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, इसलिए वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं आपके लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हूं और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। भाभी आप इस बात को इतनी आसानी से कैसे टाल सकती हैं? उद्धरण चिन्ह। अन्या उसको समझाते हुए कहती है, टाला नहीं, इग्नोर किया, और किस हक से मैं कुछ कहती जब तुम्हारे भाई ने वो हक दिया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। अन्या की बात सुन रेहान शांत हो जाता है, फिर कुछ सोचकर उदास सा चेहरा बनाते हुए कहता है, यही तो, आपने मांगा क्यों नहीं? आपका हक था। उद्धरण चिन्ह। अन्या उसका उदास चेहरा देखकर उसका गाल प्यार से छूकर कहती है, मांगी हुई चीज लौटाई जाती है रेहान, और मुझे तुम्हारे भाई से मांगना नहीं, हासिल करना है, और जिस दिन वो हक वो खुद मुझे देंगे उस दिन मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और वैसे भी तब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारे भाई इस परिवार की ढाल है और एक दिन मेरे भी बनेंगे, तो फिर इतना गुस्सा किस बात का? अन्या के इतने प्यार से समझाने पर रेहान के दिल को अलग सा सुकून मिला। आज तक रेहान को किसी ने भी ऐसे प्यार से नहीं समझाया था, ना ही ऐसी ममता से हाथ फेरा था। रेहान इस वक्त काफी इमोशन फील कर रहा था। वो अपने जज्बातों को काबू करते हुए कहता है, और वो दिन कब आएगा भाभी? रेहान के सवाल पूछने पर अन्या चुप हो गई। इस बात का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। ये सारी बातें तो उसने रेहान को समझाने के लिए कही थी, पर उसके ये पूछने पर अन्या के दिल में फिर से रुद्र की बात आने लगती है। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी कभी मत करना। उद्धरण चिन्ह। ये बात याद आते ही अन्या अंदर ही अंदर बेचैन होने लगती है। वो अब रेहान को क्या कहे कि तुम्हारे भाई ने वो रिश्ता पहली ही रात को खत्म कर दिया था और वो कभी उसको हक उसे देगा। अन्या को चुप देख रेहान बेचैनी से कहता है, बोलो ना भाभी, चुप क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। अन्या खुद को शांत करके एक झूठी मुस्कान बिखेरते हुए प्यार से कहती है, बहुत जल्द, बस थोड़ा सब्र रखो। यूं हर छोटी छोटी बात पर गदाधारी भीम बनने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अन्या शरारत से उसकी नाक पकड़ खींचती है। रेहान उसकी हरकत पर हल्का सा आह करते हुए हंस देता है। अन्या भी उसका साथ देते हुए हंस देती है। तभी रेहान के मन में आता है और वो झट से आगे बढ़कर अन्या को हक कर लेता है। अन्या रेहान के इस एक्शन से अवाक रह जाती है। उससे समझ नहीं आता कि अचानक रेहान को क्या हुआ। अन्या रेहान के पीठ पर हाथ रख प्यार से पूछती है, रेहान क्या हुआ? अरे यू ओके? रेहान अन्या को जवाब न देकर कुछ पल वैसे ही रहकर उससे अलग होता है। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ नमी थी जो अन्या से छुप नहीं पाती है। वो जल्दी से उसके गाल पर हाथ रखकर फिक्र से कहती है, रेहान क्या हुआ, तुम रो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रेहान जल्दी से अपने आंसू छुपाते हुए कहता है, नहीं भाभी, मैं क्यों रोऊंगा? रोते तो कमजोर है ना। रेहान के ऐसे कहने पर अन्या अपनी भौहें सिकोड़कर कहती है, कहाँ से सीख कर आई ये सब बचकानी बातें? ऐसा थोड़ी होता है कि जो रोए वो कमजोर होते हैं। ये सब बस तुम्हारे अंदर की विल पावर पर डिपेंड करता है, समझे?
रेहान बस हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुरा देता है। तभी उसके फोन में तविश की कॉल आती है तो वो अन्या को बाय कहकर वहां से चला जाता है। अन्या वापस से अपने काम में लग जाती है, लेकिन वहां दो आंखें थी जिसने देवर भाभी का इमोशन मोमेंट देखा था और अन्या को रेहान को प्यार से हैंडल करते देखा था। वो और कोई नहीं आकाश जी थे, जो शांति से पिले के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें ध्यान से सुन और देख रहे थे। उसके जहन में कुछ था जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। रेहान के जाने के बाद वो भी वहां से चले गए। कुछ वक्त के बाद समायरा भी दिग्विजय जी को उनके कमरे में ड्रॉप करके वापस जाने लगी। तभी उसकी नजर अन्या पर पड़ती है, जो नौकरों को कुछ काम के इंस्ट्रक्शन दे रही थी। समायरा उसे देखकर एक तंज भरी मुस्कान के साथ उसके पास आते हुए कहती है, महल में किसी ने एक कोना क्या दे दिया। वो खुद को उस महल की रानी ही समझने लगी। समायरा की बात सुनकर अन्या उसकी तरफ पलटे हुए उसे देखती तो समायरा फिर से कहती है, क्या हुआ, सच कड़वा लगा। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी पहुंच तो काफी ऊंची है और किस्मत काफी अच्छी है, वरना हर किसी की किस्मत में ये महल नसीब नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। समायरा की बात सुनकर अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहा, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं और वैसे भी हर की किस्मत आपके जैसे थोड़ी होती है जो जहां पहुंचना चाहे वहां का रास्ता तक न मिले। अन्या का इशारा रुद्र की तरफ था, जो समायरा को एक तमाचे जैसा लग रहा था। वो गुस्से में अन्या को उंगली दिखते हुए कहती है, यू तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह। अन्या अपनी स्माइल बरकरार रखते हुए कहती है, वही जो आपकी है इस घर में। उद्धरण चिन्ह। अन्या की बातें अब समायरा के गुस्से को हवा देने का काम कर रही थी। वो अपने एटीट्यूड में उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, मेरी औकात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी और उस वक्त तुम होगी इस घर के बाहर और मैं उस घर के अंदर। देख लेना, ये समायरा मेहरा का वादा है तुमसे। इतना बोलकर समायरा गुस्से में दंदनते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे तक आते आते उसकी सैंडल की हील कुछ डगमगा जाती है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकल जाती है। अगर कोई उसे ऐसे देखता तो उसको लागत जैसे कोई समायरा को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। उसे ऐसे जाते देख अन्या की हंसी छूट जाती है और साथ ही वहां आसपास खड़े नौकर भी हंसने लगते हैं। समायरा के कानों में अन्या की हंसी की आवाज पड़ती है तो वो पीछे मुड़कर अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए वहां से अपनी कार की तरफ जाती है और कार के अंदर बैठकर वहां से तेज रफ्तार से निकल जाती है। अन्या भी इस सब तामसे से बोर होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात में सब अपना अपना खाना फिनिश करते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अन्या रुद्र का इंतजार करती है, क्योंकि उसकी आदत बन गई थी कि जब तक वो रुद्र को खिलाकर दावा न दे दे उसे चैन नहीं मिलता था। रुद्र का घाव अब तक भरा नहीं था, जिसकी अन्या को चिंता थी। वो काफी वक्त तक रुद्र का इंतजार करती रही, लेकिन रुद्र अब तक नहीं आया था। अंडिस्को। क्या रुद्र कभी देखा अन्या को उसका हक? क्या करेगी अमायरा जब उसे पता चलेगा कि रुद्र की अन्या से शादी हो चुकी है और अन्या उसकी पत्नी है? हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहती है, क्या करती है अन्या तू? इतना कोई सोता है, अब लेट हो गई ना। वहां सब नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जल्दी कर। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो वॉशरूम का दूर खोलती है, पर अपने सामने रुद्र को बिना कपड़ों के देखकर चिल्लाते हुए पीछे पलटकर जल्दी से कहती है, है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता था आप वॉशरूम में हैं। न मैंने डोर नॉक किया न आपने लॉक किया, फिर भी सॉरी, गलती मेरी ही होगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं आगे से आपको ऐसे नहीं देखूंगी। मेरा मतलब वो नहीं, मतलब ये है कि वो नहीं। रुद्र को अपने सामने ऐसे नेकर देखकर अन्या काफी डर गई कि अब वो उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए अन्या हड़बड़ाहट में कुछ भी कह रही थी। उसे खुद नहीं पता वो क्या कह रही थी। वही रुद्र अन्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीछे देखता है। उसने अभी अभी अपना शॉवर खत्म किया था। उसके बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थी। वो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था और अन्या की बकवास एक भौं उठाकर सुन रहा था। वो वेट कर रहा था कि अन्या रुके तो वो कुछ कहे, लेकिन रुद्र के डर से अन्या कुछ न कुछ उटपटांग बोले ही जा रही थी और सॉरी का तो उसने माला ही बना ली थी। रुद्र इरिटेट होते हुए आगे बढ़ता है और उसकी कमर पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है, फिर अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखकर उसे शांत करके कहता है, तुम्हें नहीं, तुम लगता जरूरत से ज्यादा बोलती हो। रुद्र आखिर कब तक कंट्रोल करेगा अपनी फीलिंग को? कौन सी है वो कड़वी यादें जो उसे अन्या के पास आने से रोकती है? नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें।